हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को जारी रखे होंगे। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने आपको पढ़ाया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, यानी अभिक्रिया की कोटि के बारे में बताया था। और आज का जो वीडियो लेक्चर होना है वो उसमें आपको सिखाएंगे अभिक्रिया की आणविकता। उसका दूसरा नाम बच्चों है अभिक्रिया की अणुसंख्यता भी बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में इसका नाम होगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आज ये टॉपिक हम सीखेंगे। इसके आगे भी और भी टॉपिक आपको बताएंगे इस वीडियो लेक्चर में, लेकिन पहले अभिक्रिया की अणुसंख्यता समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, इसमें जैसे कि नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि अभिक्रिया की अणुसंख्यता। अणुसंख्यता का मतलब होता है अणुओं की संख्या। ठीक है ना। तो अब अणुओं की संख्या, इतने से तो आप अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं पूरा कि अणुओं की संख्या से आखिर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अणुओं की संख्या से मतलब यह है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। ठीक ना। तो अगर आपके पास दो तरह की रिएक्शन होती हैं, एक तो वह अभिक्रियाएं होती हैं जो सरल अभिक्रिया जिनको हम बोलते हैं। ये क्लासिफिकेशन आपको जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तभी पढ़ाया था, तो अगर आपको भूल चुका हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आप पूरी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सरल अभिक्रिया होती है और जटिल अभिक्रिया होती है। सरल अभिक्रिया एक पद में पूरी हो जाती है, जटिल अभिक्रिया को पूरा होने में एक से अधिक पद लगते हैं। ठीक है, तो जितनी भी सरल अभिक्रियाएं हैं उनकी अणुसंख्यता आप देख करके पता लगा सकते हैं। मतलब जो सिंपल रिएक्शंस हैं उसमें जो वैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है उसको देखेंगे और उसमें जितने मॉलिक्यूल्स, मतलब जितने अणु लिखे हुए हों सबको ऐड करके आप निकाल सकते हैं कि उसकी अणुसंख्यता कितनी है। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हम एक सरल अभिक्रिया लिख दें, जैसे ये है आपके सामने 2HI गिव्स आउट, इसको हीट किया जाए और ये गर्म करने पर अपघटित हो जाए, यानी इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाए और ये H2 और I2 में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों, और इसमें ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है यानी अभिकारक अणु हैं। तो इस वैलेंस केमिकल रिएक्शन को यानी इस संतुलित समीकरण को आप देख लीजिए। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रोडक्ट के अणु हैं, मॉलिक्यूल हैं, इनके नंबर्स को नहीं जोड़ना होता है। अणु संख्यता निकालते समय किसको जोड़ना है? सिर्फ इसको जोड़ना है, यानी अभिकारक अणुओं की संख्या को आपको ऐड करना है। ठीक ना। तो ये एक सरल अभिक्रिया है, इसमें हमको दिख रहा है कि HI के कितने अणु यहां लिखे हुए हैं? 2। इसका मतलब इसकी जो अणु संख्यता होगी इस अभिक्रिया की हम बोलेंगे 2 होगी। क्लियर। ऐसे मान लीजिए हम ये रिएक्शन लिख दें H2O2, इसको भी हीट किया जाए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और मान लीजिए ये इस तरह से H2O प्लस हाफ O2 में डिकम्पोज हो गया, टूट गया। ठीक, तो ये भी एक सरल अभिक्रिया है और इसमें आप देख रहे हैं कि जो अभिकारक अणु है उसकी संख्या सिर्फ कितनी है? 1 है। 1 है ना। तो 1 है, इसका मतलब इसकी अणु संख्यता कितनी होगी? 1 होगी। अब मान लीजिए हमने ये रिएक्शन लिख दी 2NO प्लस O2 गिव्स आउट 2NO2। तो इन दोनों में अभिकारक एक ही प्रकार का था और इसमें एक ही प्रकार का था और उसका नंबर भी एक ही है। लेकिन इसमें देखिए एक प्रकार के हैं लेकिन उनका नंबर कितना है? 2 है। तो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको संख्या देखनी होती है। तो यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल में 2 लिखा है तो इसकी आणविकता या अणु संख्यता 2 हो जाएगी। इसको देखो, इसमें NO जो है उसके 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का यानी ऑक्सीजन अणु की संख्या कितनी है? 1 है। जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1 मान लिया जाता है। तो कुल मिला के अभिकारक अणु जो इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनकी संख्या कितनी हो जा रही है? 3। ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे इस अभिक्रिया की अणु संख्यता कितनी होगी। तो इसकी अणु संख्यता हो जाएगी 3। ठीक है ना। तो ये बच्चों आपको हमने समझाया है सरल अभिक्रियाओं के केस में। ये कैसी अभिक्रिया हो गई आपकी? सरल अभिक्रियाएं। ठीक ना। तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखिए
यानी संतुलित रासायनिक समीकरण, और क्रियाकारी पदार्थों के अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, जो भी केस हो, चाहे अणु हो परमाणु हो, मैक्सिमम केसेस में अणु ही होते हैं, तो अणुओं की संख्या आप गिन लीजिए और वही अपक्रिया की अणु संख्यता हो जाएगी। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं हम जटिल अपक्रिया का, ठीक है ना। तो जटिल अपक्रिया का एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये है एक जटिल रिएक्शन, 2NO plus 2H2 gives out N2 plus 2H2O। तो बच्चों ये एग्जांपल है किसका, जटिल अपक्रिया का। तो अगर हम इसी के अकॉर्डिंग इसका भी अणु संख्यता ज्ञात करना चाहें, मान लीजिए आप इस बात को मिस कर गए कि ये जटिल है कि सरल है, इसका ध्यान आपने नहीं रखा, तो आप क्या करेंगे, आप हाइड्रोजन अणु का नंबर 2 है, इसका 2 है, तो दोनों काउंट कर लेंगे और कहेंगे इसका टोटल मॉलिक्यूल कितने आ रहे हैं। क्रियाकारी पदार्थों के जो अणुओं की संख्या है वो टोटल 4 है, इसलिए आप तुरंत इसका निर्धारण कर देंगे कि अणु संख्यता 4 होगी। लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक जटिल अपक्रिया है और ये 2 पार्ट में पूरी होती है, ठीक ना। तो चलिए वो दोनों पार्ट हम लिख के दिखाते हैं। तो प्रथम पद, इसका जो प्रथम पद है इसमें क्या होता है, इसमें NO मॉलिक्यूल यानी 2 NO मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन से कंबाइन होते हैं, ठीक ना। यानी एक साथ सब नहीं हो जाता है कि NO इससे कंबाइन हो तुरंत ये बन जाएगा, नहीं, पहले NO हाइड्रोजन से कंबाइन होगा और क्या बनेगा, N2 plus H2O2 बन जाएगा, ठीक ना। और ये वाला पद बच्चों कैसा होगा, स्लो होगा। ये कैसा स्टेप हो जाएगा, यही आपका स्लो स्टेप हो जाएगा। अब जो इसका द्वितीय पद होगा, सेकंड स्टेप, उसमें क्या होगा, उसमें ये H2O2 और हाइड्रोजन का एक और मॉलिक्यूल होगा, वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे और बना देंगे 2H2O, ठीक है बच्चों। तो ये रिएक्शन आपकी देख रहे हैं कि 2 पदों में हो रही है, और इसका ये जो पहला पद है ये स्लो है और ये वाला पद कैसा है, ये फास्ट है। जो सेकंड स्टेप है ये कैसा है, फास्ट है। और आपको बता रखा है कि अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किस पद में होता है, स्लो वाले में होता है। तो हमको ये देखना है इस रिएक्शन में, जटिल अपक्रियाओं में, कि जो हमारा धीमा वाला पद है उसमें कितने अणुभाग ले रहे हैं। तो आप देखेंगे इसमें 2 और 1 3 अणुभाग ले रहे हैं, तो यही पूरे अभिक्रिया की, इस पूरी अभिक्रिया की अणु संख्यता मान ली जाती है, ठीक ना। तो यही अंतर आपको ध्यान में रखना है कि सरल अपक्रिया हो तो क्या करना है, उसमें कोई समस्या नहीं। जटिल में आपको देखना है कि कौन सा स्लोवेस्ट स्टेप है। हो सकता है कोई अपक्रिया आपके पास ऐसी भी आ जाए जिसमें 1 से ज्यादा और पद हो, मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 पद हो सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह के बहुत सारे रिएक्शन हैं जहां पर 3-4 स्टेप में रिएक्शंस पूरी होती हैं। तो खैर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जितने भी पद लिखे हों उसमें देख लीजिए सबसे धीमा कौन है। तो यहाँ पर 2 ही थे, ये स्लो था और ये फास्ट था, तो हमको कोई समस्या नहीं, हमने इसका चेक किया, इसका नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और 1 3, तो इसका मतलब इसकी अणु संख्यता 4 ना हो करके कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान देना है। हाँ, एक समस्या आपके सामने आ सकती है। आप ये सोच सकते हैं कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि जटिल अपक्रिया है या फिर सरल अपक्रिया है, ठीक है ना। तो 2 ही तरीके हैं, आप मेमोराइज कर सकते हैं, अपक्रियाओं की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने बुक से और उसको मेमोराइज कर सकते हैं, बाकी और कोई समस्या नहीं है। हाँ, आपको ये तरीका पता होना जरूरी है। आपको ये क्लियर हो कि ना हो कि जटिल अपक्रिया है कि सरल अपक्रिया, आप कितनी रट पाएंगे। तो रटने पर हम ज्यादा जोर नहीं देते हैं, लेकिन कुछ 2-4 एग्जांपल्स आपको याद रहने चाहिए। जैसे इसके इतने याद हो जाएं, एक आध जटिल अपक्रिया का भी याद कर लिया, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चंस में जटिल अपक्रिया दे करके और पद दे दिए जाएं, तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। मान लीजिए आपने नहीं ध्यान दिया और जटिल अपक्रिया के सारे स्टेप दिए गए हैं, आपसे आणविकता पूछी जा रही है, आपको पता नहीं कहां से देखना है, ठीक ना। तो ये चीज आपको नहीं भूलनी चाहिए, ये कॉन्सेप्चुअल है, ये समझने वाली चीज है, ठीक ना।
तो बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ये रिएक्शंस हैं, जटिल अपक्रियाएं हैं। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे उसमें बहुत सारी रिएक्शंस मिलेंगी जटिल अपक्रियाओं की, ठीक है, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। तो ये था जटिल अपक्रियाओं के बारे में पूरी बातें आपको बताई। अब बात हम बच्चों करते हैं कि इसकी आप अपक्रिया की अणुसंख्यता की परिभाषा कैसे देंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता से आप क्या समझते हैं, ठीक ना, तो आपको लिखना होगा ना पहले। तो अभी तो हमने पूरा बात आपको समझाया, अब आप नोट्स अपने कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहला नोट्स में आप यही काम करेंगे कि अभिक्रिया की अणुसंख्यता की आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे, और हेडिंग डालने के बाद डिफिनेशन लिख लेंगे, परिभाषा लिख लेंगे। समझ आ ही गया आपको परिभाषा कैसे लिखेंगे। इसमें आप एक ही चीज करिएगा कि जैसे देखिए ये अभिकारी पदार्थ हैं, तो अभिकारी पदार्थ में ज्यादातर आपको केसेस में अणु ही मिलेगा, तो हम अणु बोल देते हैं। वैसे अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, लेकिन चूंकि नाम अणु संख्यता अणु से मैच कर रहा है तो मैं बार बार आपको अणु ही बोलूंगा। अगर कोई और भी चीजें आती है तो कोई गलत नहीं है, आप उसको भी लिख सकते हैं, या तीनों आप एक साथ लिख सकते हैं, ठीक ना। अभी तीनों हम बोल के बता देंगे, और ज्यादातर हम यूज कर रहे हैं अणु का, मॉलिक्यूल का। तो क्या परिभाषा लिखेंगे, हेड डालने के बाद जस्ट आप अपना अलग लाइन से परिभाषा शुरू कर दीजिएगा। परिभाषा में लिखना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं या फिर परमाणुओं या फिर आयनों की संख्या को अभिक्रिया की अणु संख्यता या आणविकता कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, बात क्लियर हो गई। यही आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जो इसमें वेग निर्धारक पद हमने जोड़ दिया, उस इसलिए जोड़ दिया कि इसमें ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो जटिल अपक्रिया में कोई एक पद ही वेग निर्धारक पद होता है, और जो सरल अपक्रियाएं हैं उसमें जो आपको दिख रहा वही एक ही पद में होना है, वही उनका वेग निर्धारक पद है। तो इसमें ये वेग निर्धारक पद है, इसमें ये वाला है, तो इसमें काउंट कर लीजिएगा, आ जाएगा। तो ये परिभाषा हो गई, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, जब आपकी डेफिनेशन पूरी हो जाए तो एग्जाम्पल्स कुछ लिखने होते हैं, या एक लाइन और भी लिख दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट परिभाषा के बाद। जस्ट बनाइएगा कि यदि अभिक्रिया की अणुसंख्यता 1 है, 2 है अथवा 3 है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को एकाणुक अपक्रिया, द्विअणुक अपक्रिया या फिर त्रिअणुक अपक्रिया कहते हैं, उसी क्रम में, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा, और इस पॉइंट के बाद आप ये सारे एग्जाम्पल दे दीजिएगा। इतने एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे, ठीक ना। जैसे साफ साफ तीनों एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। अब ये वाला बच्चों हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसका तो समझा ही दिया आपको। ये तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा, किसके लिए, एकाणुक अपक्रिया के लिए। एकाणुक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया एकाणुक। और इस रिएक्शन के आगे चूंकि इसकी आणविकता 2 है, तो इसको आप द्विअणुक अपक्रिया लिख देंगे, द्विअणुक अभिक्रिया, ठीक है। और इसके लिए आप त्रिअणुक लिख सकते हैं, यानी इसकी आणविकता 3 है। तो इस तरह से आपने परिभाषा लिखी, फिर कुछ और पॉइंट्स लिखे कि 1 होगा तो क्या नाम दिया जाएगा, 2 होगा तो क्या नाम दिया जाएगा, और उनके एग्जाम्पल्स लिख दिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका ये हो गया आणविकता और अणुसंख्यता के आधार पर कितने टाइप की अपक्रियाएं होती हैं। अब इसमें एक चीज और आपको बता दें, टक्कर सिद्धांत से जुड़ा हुआ मामला है ये, कि इनको ये नाम जो दिया जा रहा है वो किस आधार पर दिया जा रहा है। तो टक्कर सिद्धांत में ये बताया गया था कि अभिक्रिया होने के लिए अणुओं के बीच में टक्कर का होना जरूरी है। ये आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में सब पढ़ाया होगा। तो यहां पर अभिकारक अणु का केवल एक अणु है जो एनर्जी पा करके, उसको हम टक्कर ही बोल सकते हैं, एनर्जी पा करके प्रोडक्ट में चेंज हो गया, ठीक है ना। यहां पर तो इसमें कहा जाएगा कि एक अणु की टक्कर हुई, ठीक ना। और यहां पर 2 अणु आपस में टक्कर करेंगे, यहां पर 3 अणु टक्कर करेंगे,
तो ये टक्कर सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में इस तरह से भी बातें हो सकती हैं। अब क्वेश्चन है कि चतुष्अणुक अभिक्रियाएं या पंचम अणुक अभिक्रियाएं क्यों पॉसिबल नहीं होती है। 3 में भी समस्या है लेकिन तब भी ऑब्जर्व करी गई हैं, लेकिन चतुष्अणुक और पंचम अणुक अभिक्रियाएं क्यों संभव नहीं होती हैं, क्योंकि टक्कर सिद्धांत में देखा जाए तो 4 अणुओं का प्रॉपर ओरिएंटेशन में और प्रॉपर ऊर्जा के साथ टकराना बहुत मुश्किल होता है, ठीक ना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए चतुष्अणुक या उसके आगे की अभिक्रियाएं पॉसिबल नहीं होती, ठीक ना। तो आपको यहीं तक बताना है 13 अणुक तक। जैसे आप सोचिए कि नॉर्मल अगर आप रोड पर एक्सीडेंट को हम एग्जांपल ले लें, जैसे गाड़ियों में उसमें टक्कर हो रही है, तो आप ज्यादातर क्या ऑब्जर्व करते हो? ज्यादातर ऑब्जर्व करते हो कि मान लीजिए एक गाड़ी है और वो किसी डिवाइडर से टकरा गई, किसी पेड़ से टकरा गई, ठीक ना, तो ये केसेस मिलते हैं। इसके अलावा 2 गाड़ियों के आपस में टकराने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो मिलते हैं। काफी इफेक्टिव टक्कर होती है 2 गाड़ियों के बीच में, मैक्सिमम केसेस में आपने देखा होगा, ठीक ना। तो जब गाड़ी आपकी डिवाइडर या पेड़ से या किसी गड्ढे में गिर के टूट रही है, टक्कर हो रही है उसकी, तो हम मान लेते हैं कि वहां पर एक मॉलिक्यूल ही है, एक गाड़ी है आपकी, ठीक ना, एक की टक्कर हो रही है। और जब 2 आपस में टकरा रही हैं, ये भी कॉमन एग्जांपल है। लेकिन 3 गाड़ियां प्रभावी ढंग से एकदम टकरा जाएं, ऐसे एग्जांपल्स आपको कम मिलते होंगे, ठीक ना। तो समझ जाइए, बाकी तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में घटनाएं नहीं होती हैं, होती हैं। बहुत सारी गाड़ियां टकरा जाती हैं एक साथ कोहरे ओहरे में, लेकिन ये नॉर्मल घटना नहीं। तो मैं यही एग्जांपल ले रहा हूं कि यहां पर 4 अणुओं का उचित अभिविन्यास में और उचित ऊर्जा के साथ टक्कर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए चतुष्अणुक और पंचम अणुक अभिक्रियाएं पॉसिबल नहीं होती हैं। तो ये अपने पॉइंट में भी लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, कुछ और पॉइंट्स हैं। अगर आपको कंपेयर करना पड़ जाए किसमें, अभिक्रिया की अणु संख्यता और आणविकता में, तो कुछ और पॉइंट भी जान लीजिए कि अभिक्रिया की अणु संख्यता कभी शून्य नहीं होगी। पहला पॉइंट हो गया। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में यानी कुछ लक्षण लिखने पड़ जाए आपको आणविकता के, तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि अभिक्रिया की अणु संख्यता कभी क्या नहीं होगी, शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि अणु संख्यता शून्य होने का मतलब है अणु रहेगा ही नहीं। तो जब अणु रहेगा ही नहीं तो रिएक्शन कहां से होगी, ये बात तो क्लियर हुई। जबकि कोटि जो होती है वो शून्य हो सकती है। इसी तरह से अभिक्रिया की अणु संख्यता सदैव एक पूर्ण संख्या होगी, 1 2 3 4 5, इस तरह से। 5 तो नहीं होगी, 3 तक ही आपको बताया है। और ये कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। फ्रैक्शन मतलब भिन्नात्मक संख्या नहीं हो सकती, 1/2 2/3 या 3/2, इस तरह का नंबर कभी नहीं होगा। अणु क्यों नहीं होगा बच्चों, बहुत क्लियर है। अणु या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। आधा अणु थोड़ी होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये भिन्नात्मक संख्या नहीं हो सकती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि एक भिन्नात्मक संख्या हो सकती है, ठीक है। तो ये सब उसके अंतर में अगर आपको कभी लिखने को आ जाए तो आप लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था अभिक्रिया की अणु संख्यता के बारे में, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपको हमने अभिक्रिया की आणविकता के बारे में भी बता दिया था। अब एक छोटा सा टॉपिक ये है, छद्म एक आणविक अभिक्रिया या फिर छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपको समझाते हैं कि आखिर ये क्या चीज होता है। तो इसको समझाने के लिए देखिए पहले एक एग्जांपल हम लेते हैं। आपने रिएक्शन शायद देखी भी हो, एथिल एसीटेट का या एस्टर का जल अपघटन। तो एस्टर में हम एक्चुअली में एथिल एसीटेट ही ले लेते हैं, CH3COO2H5, ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, एथिल एसीटेट, ठीक ना। और इसका जल अपघटन यानी H2 से इसका हम रिएक्शन कराएंगे और एसिड से इसको हम कैटलाइज करा सकते हैं, मतलब अम्ल डाल करके। अम्ल के लिए हमने H+ लिख दिया है, तो अम्ल इसमें मिला देंगे तो ये अभिक्रिया उत्प्रेरित हो जाएगी, आसानी से जल अपघटन हो जाएगा। तो जल अपघटन पे बच्चों बनता क्या है, एसिटिक एसिड बनता है, यानी CH3COOH बनता है। तो एसिटिक एसिड नाम है इसका, एसिटिक अम्ल,
ठीक है, प्लस एथिल अल्कोहल बनेगा यानी C2H5OH। ये हो गया एथिल अल्कोहल, अल्कोहल ये बन गया। अब इसमें जो जल है ये आधिक्य में है, एक्सेस में है। ये बच्चों इसका नाम ना समझ लीजिएगा, तो ये एक्सेस में मतलब अधिकता में जल मौजूद है। तो जब ऐसी अभिक्रिया आपके सामने लिखी हो तो अमूमन ऐसी अभिक्रियाएं इसी कैटेगरी की हो जाएंगी, यानी स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कही जाएंगी। अब रीजन क्या है कहने का उसको भी बताते हैं आपको। तो जैसे मान लीजिए इसमें एथिल एसीटेट जब रिएक्शन जस्ट अभी स्टार्ट नहीं हुई यानी T = 0 है, ठीक है, तो मान लीजिए इसके इतने मोल्स हमारे पास हैं 0.01 मोल और इसका है हमारे पास 10 मोल, इसके 0.01 मोल है। तो शुरुआत में बच्चों जब रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है तो प्रोडक्ट हमारा शून्य होगा यानी इसके 0 मोल होंगे। लेकिन आफ्टर टाइम T, मान लीजिए कि T समय में अभिक्रिया समाप्त हो रही है, तो जब अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी तो ये तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा यानी अब इसकी कंसंट्रेशन मतलब इसका क्या रह जाएगा 0 मोल रह जाएगा। और इसमें 0 मोल देखिए 0.01 मोल इससे रिएक्ट करेगा तो इसका 0.01 मोल इसका भी खर्च हो जाएगा, तो बचेगा कितना 9.99 मोल, ठीक ना, इतना बचेगा। और बच्चों ये बनेंगे कितना 0.01 और ये भी 0.01 बचेगा, ठीक है ना, इतना मोल्स उनके बनेंगे। तो हमारा इससे कोई अभी खास मतलब नहीं, हमारा यहां से समझना है। तो आप बच्चों देखिए ध्यान से, तो अगर देखा जाए तो सांता में इसके तो काफी ज्यादा परिवर्तन हुआ कि 0.01 था वो शून्य हो गया, लेकिन इसका बहुत ज्यादा अमाउंट था 10 मोल इसके कंपैरिजन में, और 10 मोल में से इतना बच रहा है 9.9 मोल, और इसको हम मान लेते हैं ऑलमोस्ट इक्वल मान लेते हैं 10 के। तो हम कह सकते हैं एक बार कि इसकी सांता में कोई दर्शनीय परिवर्तन यानी ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं हुआ कोई, कि जिसको हम कैलकुलेट करने में यूज करें। इसको हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं कि इसमें सांता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यद्यपि इस अभिक्रिया में अणु कितने भाग ले रहे हैं 2, लेकिन अभिक्रिया का जो वेग है यानी R वो हम क्या लिखेंगे, वेग समीकरण जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि अभिक्रिया का वेग केवल एथिल एसीटेट की सांता पर ही निर्भर कर रहा है, ये लिख दिया जाएगा। तो इसके पीछे लिखने का कारण क्या रहा कि भाई इसमें दोनों अणु भाग लेते हैं तो हम अभिक्रिया का वेग दोनों पर निर्भर कराते हैं, ऐसे लिखते हैं। लेकिन इसमें जल का जो मोल्स है ऑलमोस्ट उसकी सांता स्थिर रह रही है, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी सांता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन नहीं हुआ तो इसकी सांता स्थिर बनी हुई है, इससे अभिक्रिया का वेग प्रभावित नहीं हो रहा है, ये हटा देते हैं, ये नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारा ये इक्वेशन बन के आ जाता है और इससे ये पता चलता है कि अभिक्रिया प्रथम कोट की हो गई और प्रथम कोट में सिर्फ एक पर निर्भर कर रहा है, इस पर नहीं। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती हैं बच्चों, उन्हीं को हम बोलते हैं स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अभिक्रिया की कोटि 1 है लेकिन आणविकता 1 से ज्यादा है। तो अगर ये ना हो तो रिएक्शन नहीं होगी। यानी अणु कितने भाग ले रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक ना, एथिल एसीटेट का भी अणु भाग ले रहा है और जल का भी, तो आणविकता इसकी 2 आ रही है, लेकिन अभिक्रिया की कोट 1 आ रही है, तो ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे अभिक्रिया की आणविकता भी कितनी है, 1 है। इसीलिए नाम पड़ा है छद्म एक आणविक। वास्तव में ये है कितनी, इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन एहसास कितने का हो रहा है, या अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर कर रहा है, सिर्फ किसी एक अभिकारक के अणु की सांता परिवर्तन पर, ठीक है ना। तो ये है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर या स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की परिभाषा भी बताई आपको, और ये रीजन बताया कि क्यों ऐसा होता है। और होने का रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक अभिकारक एक्सेस में होता है तो दूसरे अभिकारक की तुलना में उसकी सांद्रता में परिवर्तन या उसकी मोलों की संख्या में परिवर्तन ऑलमोस्ट नगण्य हो जाता है,
ठीक ना। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों ने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में लगाते रहते हैं, जिसमें हम एक पद को नेग्लेक्ट मान लेते हैं। जैसे आप कभी मान लीजिए मोल प्रभाज निकाले हो तो n+n+n लिखा, इस तरह से लिखा हुआ है, ये विलेय का मोल हो गया और ये विलेय प्लस विलायक का हो गया, ठीक ना। अब मान लीजिए विलायक के मोल बहुत ज्यादा हैं, जब मान लीजिए इसका 10 है, इसका 0.2 है, ठीक ना, या 0.02 है। तो मैक्सिमम केसेस में हम मान लेते हैं कि n की वैल्यू n बहुत कम है इस कैपिटल N से, तो हम n+n को क्या मान लेते हैं, सिर्फ n के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। यानी हमने इस वाले पद को यहां पर नेग्लेक्ट कर दिया सरलता के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा परिवर्तन हो नहीं रहा तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला भी नहीं है, तो इसलिए ऐसा कर लिया जाता है। तो वही चीज बच्चों यहां भी करी गई है कि इसकी सांता में परिवर्तन नहीं हो रहा था बहुत ज्यादा, तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। नेग्लेक्ट करने के बाद हमारा यही वेग समीकरण आ गया, ठीक ना। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज को अपने माइंड में रखने के लिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक बकेट पानी है, एक बाल्टी भर के आप पानी रखे हुए हैं और उसमें से एक बहुत छोटी सी ड्रॉप पानी निकल गया, तो क्या आप उससे बहुत चिंतित हो जाते हैं हमारा बहुत पानी नुकसान हो गया? नहीं, आप बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, एक बूंद क्या, मतलब 2-4 बूंद भी निकल जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप उसको स्वयं से नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सैद्धांतिक रूप से 1-2 बूंद पानी कम तो हुआ, लेकिन प्रायोगिक रूप से उसको आप मेजर नहीं करोगे, ना ही आप ऑब्जर्व कर पाओगे अगर आपको बताया ना जाए तो वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, मतलब दर्शनीय नहीं कि उसमें कोई परिवर्तन ऐसा नजर आया आपको, तो इसलिए उसको नेग्लेक्ट मान लिया। तो वही कहानी यहाँ है कि इसके मोल्स में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ नहीं, तो इसके मोल्स को मान लिया गया कि जो चेंज आया वो नेग्लेक्ट कर दिया गया, कि कहा गया इसका सांता में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसकी सांता परिवर्तन से अपक्रिया के वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जिसके परिवर्तन से फर्क पड़ता है अपक्रिया की कोट उसी पर मानी जाती है, यानी सॉरी अपक्रिया का वेग उसी पर निर्भर माना जाता है। तो यहाँ पर इसमें परिवर्तन दर्शनीय है, ऑब्जरेबल है, इसीलिए अपक्रिया का वेग इसी की सांता पर केवल निर्भर कर रहा है, तो इसको ऐसा मान लिया गया, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की कैटेगरी में आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। जैसे शर्करा का जल अपघटन हो जाए, तो ये शर्करा मान लीजिए ये है, मानना क्या मतलब, इसका फार्मूला होता है C12H22O11। ये दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं और इसको भी हमने जल से रिएक्शन कराया। ये वही चीनी का सूत्र है, रासायनिक सूत्र, और ये भी अम्ल से उत्प्रेरित होती है। तो जब इसमें अम्ल डाला गया तो इसका जल अपघटन हुआ और इसके मॉलिक्यूल्स जल अपघटित होकर 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी C6H12O6 प्लस फिर से C6H12O6। तो एक होता है इसमें ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज। तो दोनों का बच्चों फार्मूला एक ही होता है, फ्रक्टोज। बस इसमें दोनों में क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं। इसमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता है, इसमें कीटोन होता है, आगे समझाएंगे आपको। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं इसके जल अपघटन से। अब फिर से बच्चों इसमें जल होता है एक्सेस में, ये एक्सेस में होता है और इसलिए इसकी सांता में फिर से कोई परिवर्तन विशेष नहीं होगा। तो इसकी सांता को हम स्थिर मान लेंगे, या यूं कह लीजिए कि इसकी सांता परिवर्तन से अपक्रिया के वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पड़ेगा किसकी सांता परिवर्तन से? सुक्रोज के, यानी चीनी के। तो यहां पर फिर से अगर हमको वेग समीकरण लिखना पड़े तो हम लिख देंगे R = K। के यहां पर वेग स्थिरांक है और यहां लिखेंगे C12H22O11, ये लिख के छोड़ देंगे बस, ठीक है। तो ये भी आपकी कैसी अपक्रिया हो गई कि अगर देखा जाए वेग समीकरण के हिसाब से अगर इसको हम अनुमान लगाएं तो ये प्रथम कोट की अपक्रिया है, लेकिन इसमें भी 2 अणु भाग ले रहे हैं। एक अणु सुक्रोज का है तो दूसरा अणु किसका है? जल का है। अगर हम जल हटा लें तो अपक्रिया नहीं होगी। फिर भी आणविकता इसकी 2 है, फिर भी हम इसका कोटि 1 मान रहे हैं। तो रीजन आपको समझाया क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसकी जो सांता है ये अधिक मात्रा में मौजूद है, इसकी सांता में कोई विशेष दर्शनीय परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। तो बच्चों आप इसकी परिभाषा लिख करके ये दोनों एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा सा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा।
ठीक ना। तो परिभाषा में एक लाइन आप इतना पूरा समझने के बाद आप खुद से अगर कंक्लूजन निकाल लें तो वो सबसे बेस्ट होता है। फिर भी हम बता देते हैं कि परिभाषा कैसे लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है लेकिन उनकी अभिक्रिया की कोटि 1 आती है, छद्म एक आणविक या छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना, इतना आपने लिखा। अब फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल लिख लीजिए और ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। आपको ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है जो हमने यहाँ पर सब मोल्स लिख रखे हैं, ठीक ना। फिर आप लिख दीजिए कि इन अभिक्रियाओं में चूंकि जल एक्सेस अमाउंट में यानी अधिक मात्रा में मौजूद होता है, इसलिए उसकी सांद्रता में परिवर्तन को नगण्य मान लेते हैं, अर्थात उसकी सांद्रता परिवर्तन में उसके सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया के वेग प्रभावित नहीं होते हैं। अतः अभिक्रिया का वेग केवल इस अभिक्रिया में एथिल एसीटेट कह दीजिए, इस अभिक्रिया में सुक्रोज कह दीजिए, निर्भर करता है। और इसलिए अभिक्रिया का वेग समीकरण इस प्रकार से दिया जा सकता है। तो इतना सफिशिएंट आपके लिए हो जाएगा, सारी बातें इसमें इंक्लूड हो गई हैं। अब कभी कभी इसको घुमा के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे। मान लीजिए सीधा प्रश्न ऐसे ना किया जाए, आपसे ये ना पूछा जाए कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर या स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होती है या किसे कहते हैं या उससे आप क्या समझते हैं, ऐसे ना पूछा जाए। मान लीजिए ये रिएक्शन लिखी हो आपके सामने, ये एक्सेस में लिखा हो और फिर पूछा जाए कि ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों है। बस प्रश्न घुमा दिया गया और कुछ ज्यादा नहीं किया गया, क्यों है। तो जब क्यों का एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, अपने शब्दों में आप उसको बनाओगे, ठीक ना। जो रीजन अभी हमने एक्सप्लेन किया था वही रीजन देना आपको। तो आप लिखेंगे कि ये अभिक्रिया में एक अभिकारक आधिक्य में यानी अधिक मात्रा में मौजूद है और उसकी अभिक्रिया के दौरान उसकी सांद्रता में परिवर्तन ऑलमोस्ट नगण्य होता है, लगभग नगण्य होता है, और इसलिए इसकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को अर्थात इसकी सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए इन अभिक्रियाओं की आणविकता तो 2 होती है लेकिन अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर ही निर्भर करता है और इसलिए इनकी कोटि 1 आती है, आणविकता 2 होती है, इसीलिए इनको ये नाम दिया गया है, ठीक ना। तो रीजन आपका एक्सप्लेन हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इसको तैयार कर लीजिएगा। आणविकता आपको पहले पढ़ा रखा है, फिर ये हो जाएगा। अब आपको पढ़ाएंगे कि कोटि के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उसका पूरा डेरिवेशन भी कराएंगे, ठीक ना। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे उसके बारे में। तब तक आप इसका स्टडी, इसका अध्ययन करते रहिए, जो समस्या हो पूछिए। थैंक यू।